Hello students, I am Samshabit and today I will start lecture for class 11 for physics and the chapter is gravitation. तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के लिए क्लास 11 के लिए। तो एक्चुअली ग्रेविटेशन क्या है इसका पहले हम लोग को डेफिनेशन देखना है। ग्रेविटेशन का जो फर्स्ट जो डेफिनेशन दिया था उन्होंने न्यूटन ने जो बोला था कि इन दिस यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स व्हिच इज नोन एज ग्रेविटेशन। उसी फोर्स को बोला था ग्रेविटेशन कि हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है उसको ग्रेविटेशन बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल उन्होंने लिया था कि जैसे कि सन जो है, सन के चारों तरफ यहाँ पर सन है, इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, प्लैनेट्स रोटेट कर रहा है। ये अलग अलग पाथ है, ऑर्बिट है ना, वहां पर क्या रहा है, प्लैनेट्स रोटेट कर रहा है। तो ये रोटेशन जो हो रहा है, तो रोटेशन क्यों पॉसिबल हुआ, कैसे ये रोटेशन कर रहा है, तो क्योंकि यार क्या कर रहा है, इस प्लैनेट्स के बीच और ये सन के बीच एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सन आपने उसको खींचा हुआ है, पकड़ा हुआ है, अपने तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। उसी तरह इस प्लैनेट्स में भी सन अट्रैक्ट कर रहा है, तो हर एक चीज पर क्या कर रहा है, सन अपना फोर्स लगा रहा है। इसी को क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशन बोला जाता है। इसी फोर्स को क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशन बोला जाता है, जिसकी वजह से प्लैनेट्स वहां पर रोटेट हो रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आया कि जब कोई प्लैनेट जब रोटेट कर रहा है, जब भी कोई प्लैनेट रोटेट करता है, तो जब सन उसकी तरफ अपने उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो चिपकता क्यों नहीं है उसके, ये क्वेश्चन था कि वो चिपक क्यों नहीं रहा है। तो उसका रीजन ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो वहाँ पर उस पर दो टाइप का फोर्स लगता है। एक तो जब वो रोटेट कर रहा है, सपोज हम क्या कर रहे हैं, इसको समझने से पहले हम क्या कर रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमने क्या किया, अपने हाथ में, सपोज ये मेरा हाथ है, इस हाथ में क्या किया है, एक हमने एक रस्सी ले लिया, रस्सी से क्या किया, एक पत्थर को लेकर के हम घुमा रहे हैं। तो जब पत्थर को लेकर के हम ऐसे घुमा रहे हैं रस्सी से पकड़ करके, तो क्या हो रहा है कि देखेंगे कि बाहर की तरफ फोर्स हमको फील होगा कि कोई फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ पत्थर में कंटिन्यूअसली। तो ये जो बाहर की तरफ लग रहा है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हम अपने हाथ से फोर्स लगाते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अंदर में लग रहा है कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब पर भी कोई ऑब्जेक्ट जहां पर भी रोटेट करता है तो उस रोटेशनल ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगता है, अंदर की तरफ लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और उतना ही अमाउंट का एक बाहर की तरफ भी लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन है बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है। इस सेंट्रीपिटल CP = CF, दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है बट अपोजिट डायरेक्शन होता है ना। तो इसी वजह से क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली बैलेंस कर पाता है। दोनों में से अगर कोई एक फोर्स का वैल्यू कम हो गया तो क्या हो जाएगा, चाहे तो फोर्स अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स अगर बढ़ गया तो अंदर की तरफ आ जाएगा, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर बढ़ गया तो बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये रीजन है क्या रहा है कि प्लैनेट्स पर भी कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सन लगा रहा है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो जब वो रोटेट करता है, रोटेशन की वजह से इसके बाहर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल का वर्क कम कर रहा है, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये सेंट्रीपिटल का वर्क कर रहा है, और बाहर की तरफ जो रोटेशन कर रहा है तो वहाँ पर बाहर की तरफ जो लग रहा है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब ये दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है। इक्वल मैग्नीट्यूड होने की वजह से वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली अपने ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। यहाँ पर भी अगर दोनों में से किसी एक फोर्स का अगर वैल्यू कम हो जाए, वो फोर्स अगर हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स अगर बढ़ गया सेंट्रीपिटल फोर्स से, तो वो जाके चिपक जाएगा इससे, या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बढ़ गया तो क्या करेगा, वो वहां से निकल कर बाहर निकल जाएगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर समझने आ रहा है इंपॉर्टेंट चीज ये था कि सन जो है हर ऑब्जेक्ट पर क्या कर रहा है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसी फोर्स को क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है, ग्रेविटेशन बोला जाता है। तो ये तो सिर्फ सन का मैंने एग्जांपल लिया था। इसी तरह से न्यूटन ने बोला कि यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लगा रहा है, चाहे ये दीवार को बोलो, दो घर के बीच बोलो, दो पेड़ के बीच बोलो, दो किसी
इंसान के बीच बोलो, किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच, है ना, एक फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, उसी अट्रैक्टिव फोर्स को क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशन बोला जाता है ना। तो यहां से इसका हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। ग्रेविटेशन का डेफिनेशन हो जाएगा कि in this universe every object or every object or particle attract other object or particle with a force which is known as gravitation। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, सपोज एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, यहाँ पर एक ए मान लिया, एक बी मान लिया, ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेगा? हमेशा एक दूसरे पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, इसको क्या, इसी को क्या बुलाता है? ग्रेविटेशन फोर्स बुलाता है। ग्रेविटेशन फोर्स बुलाता है हर एक ऑब्जेक्ट के बीच बोलो, लोहे के बीच बोलो, तो पेड़ के बीच बोलो, तो इंसान के बीच बोलो, तो जानवर के बीच बोलो, हर दो ऑब्जेक्ट के बीच क्या आ रहा है? एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जिसको क्या बुलाता है? ग्रेविटेशन फोर्स बुलाता है। अब आ जाओ यहाँ पर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आगे जो है एक साइंटिस्ट आए थे केप्लर, उन्होंने जो है 3 लॉज दिया था, है ना। यहाँ पर क्या आ रहा है? सन जो रोटेट, सोलर सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया था कि अर्थ कैसे कैसे रोटेट कर रहा है और उसके चारों तरफ क्या एरिया, कौन सा एरिया से रोटेट कर रहा है, कौन सा ऑर्बिट होता है, कितना टाइम पीरियड लगता है, ये सब के बारे में जो है केप्लर ने बताया था। तो लॉज को हमें पढ़ना है क्योंकि वो लॉज आता है और उसको बोलते हैं केप्लर्स लॉ, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं केप्लर्स लॉ। तो केप्लर ने 1/3 लॉज दिए थे, तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ, इसके बारे में देखते हैं, केप्लर्स का फर्स्ट लॉ, इसको क्या बोला गया? लॉ ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट लॉ जो था केप्लर का, फर्स्ट लॉ ऑफ केप्लर, या फर्स्ट लॉ सीधे बोलो, या ब्रैकेट में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट, इन्होंने ऑर्बिट के बारे में बताया था कि कैसा ऑर्बिट होता है जब हमारा जो अर्थ रोटेट कर रहा है सभी चारों तरफ। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब तक जो माना जा रहा था कि जो ऑर्बिट जो होता है जहाँ पर अर्थ रोटेट कर रहा है वो सर्कुलर होता है, मगर बाद में पता चला, केप्लर ने बताया, केप्लर ने उस पर बहुत रिसर्च किया, बहुत स्टडी किया, और तब जाकर के उन्होंने ये चीज़ बोला था कि जो एक्चुअल में जो रिवॉल्व करता है सन, जो पाथ होता है रिवॉल्यूशन का, वो पूरा सर्कुलर नहीं होता है, वो कैसा इलिप्टिकल शेप का होता है। तो वो चीज़ यहाँ पर लिखा था, द पाथ ऑफ रोटेशन or revolving of Earth around the sun, is elliptical. तो कैसा आता है? इलिप्टिकल होता है ना कि पूरा सर्कुलर होता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया था, ये जो होता है इस शेप का होता है, ऊपर में जो है तो हल्का फ्लैट है और इस साइड ज़्यादा ऐसा कट है, तो इसको बुलाया था क्या? इलिप्टिकल शेप बुलाया था इसको, है ना। तो अब यहाँ पर बोला था, ये ऐसा लग रहा है कि 2 सर्कल को मिलाकर क्या किया है, चिपका दिया गया, फ्यूज कराया गया, तब जाके ये शेप बना। तो बोला कि ये इलिप्टिकल होता है, इसको क्या बोला था? अब यहाँ पर जो सन होता है एक्चुअली, चाहे तो यहाँ पर होगा सन
या फिर यहाँ पर दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट पे होगा, इसको मान लो F1 मान लो फोकस, तो दोनों फोकस में से किसी एक फोकस में सेवन होता है, उसको बोला फोकाई। ये फोकाई होता है और दोनों में से किसी एक फोकस पर क्या होता है, सेवन होता है। और यहाँ पर अर्थ ऐसे रोटेट करता है हमारा प्लेनेट, यहाँ पर ये जो प्लेनेट है इसके चारों तरफ क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये फर्स्ट लॉ दिया था केपलर ने, है ना। उसका हम लोग देखते हैं सेकंड लॉ। तो बस फर्स्ट लॉ में इतना ही बोला था कि जो सन जो रोटेट करता है या सॉरी प्लेनेट जो सन के चारों तरफ रोटेट करता है, एक्चुअली वो रोटेशन का जो पाथ होता है पूरा सर्कुलर नहीं होता है, वो कैसा होता है, एलिप्टिकल शेप का होता है। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ को हम लोग यहाँ से लिखते हैं, फिर इसको रफ करते हैं। सेकंड लॉ या इसको बोला गया केपलर सेकंड लॉ, ऐसे बोल सकते हो। इसको बोला लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया। अब इसमें क्या किया कि केपलर ने जो है उन्होंने बोला कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये पाथ है, यहाँ पर क्या कर रहा है, अर्थ रोटेट कर रहा है सन के चारों तरफ। अगर मान लीजिए सन यहाँ पर है, सन यहाँ पर, इस पर सन यहाँ पर है, और मान लीजिए अभी अर्थ यहाँ पर है, ये पॉइंट पे, तो एस से ए तक मिलाने वाली जो लाइन है, ये लाइन अभी ए पॉइंट पर है, अर्थ वहां मिला ये उसको लाइन पे जोड़ दिया, सर्कुलर करता है। बोला ये जो लाइन है, अगर सपोज अर्थ का बटन यहाँ पर रोटेट करेगा, वो रोटेट करता हुआ अगर यहाँ पर आ गया, अर्थ को आने में अगर 1 मंथ का टाइम लगा, सपोज 1 मंथ, तो ये 1 मंथ के टाइम पीरियड में अर्थ यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो अब ये जो लाइन था अभी वो भी घूम करके वहां पर चला गया। अब लाइन ये पर ऐसे बता 1 मंथ बाद एसबी पे चला गया। ये जो एरिया फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, ये जो एरिया फॉर्मेशन, ये जो एरिया 1 मंथ में फॉर्मेशन हुआ है, तो किसी भी इस पाथ में कहीं पर भी दो पॉइंट के बीच का 1 मंथ पे फिर से एरिया एक बना लें। सपोज यहाँ पर अभी कुछ दिन बाद यहाँ पर आ गया सी पे, और फिर यहाँ पे आ गया, ये भी आने में कितना लगा, इसको भी आने में सपोज 1 मंथ का टाइम लग रहा है। यहाँ पर भी एक एरिया बना है, बोला अगर ये 1 मंथ में ये जो लाइन है यहाँ तक चला गया और फिर सी से डी तक 1 मंथ नहीं गया, तो बोला अगर इसका अगर इक्वल टाइम पीरियड है 1 मंथ का है, 1 मंथ में ये अगर एरिया फॉर्मेशन हुआ है, इसको मान लिया कि एरिया A1 दिस इज एरिया A2, तो दोनों जो एरिया रहेगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। या तो लिख सकते हैं फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द एरिया formation the lines sweeps equal area। मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग फिर से लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मंथ का टाइम लगा, मतलब टाइम इंटरवल इक्वल है, तो फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल जो एरिया A1 है वो एरिया A2 के बराबर। जैसे ये जो एरिया बना रहा है A1 का मतलब कौन सा एरिया बना रहा है, एरिया SAB बना रहा है, वो इक्वल होगा किसका, एरिया इसका SCD के बराबर होगा। तो फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द एरिया फॉर्मेशन बाय द लाइंस विल बी ऑलवेज इक्वल। अगर सपोज मैंने और एक एरिया लिया, सपोज यहाँ पर ले लिया कि अब सन अर्थ रोटेट करता है, यहाँ पर आ गया, इसको मान लिया है, कुछ दिन बाद यहाँ पर आ गया, इसको मान लिया है। ये एरिया अगर ये भी अगर 1 मंथ में ही बना, 1 मंथ ही टाइम पीरियड लगा, ये भी जो एरिया रहेगा वो हमेशा इसके इक्वल रहेगा। तो S इक्वल टू SAB और SCD के बराबर।
तो इस तरह से सेकंड हो गया। इसके बाद आप थर्ड लो, प्लस थर्ड में इसको बोला गया क्या, लॉ ऑफ फेलियर। लॉ अब यहाँ पर इसके बारे में बताया गया कि सपोज ये हमारा प्लेनेट यहाँ पर अर्थ रोटेट कर रहा है, उसका पाथ है, रिवोल्यूशन का पाथ है। अगर सपोज ये रिवॉल्व, ये हो गया इसका क्या, मेजर एक्सिस को बोलते हैं, मेजर सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। और ऊपर से जो बनाता है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो क्या बोलते हैं, माइनर, ठीक है। ये जो आप जो यहाँ पर हो गया है इसको देखना है, इसमें सपोज यहाँ पर अर्थ रोटेट कर रहा है, उसे रोटेट करने के लिए टाइम पीरियड, मतलब कुछ टाइम पीरियड लगता है। अर्थ इस पाथ में रोटेट कर रहा है, उसको रोटेट करने के लिए टाइम पीरियड लगता है। इस सेमी मेजर एक्सिस का इसको अगर सेंटर मान ले, ये उसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोला इसका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड टी स्क्वायर विल बी ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ये चीज बोला था यहाँ पर, ये चीज को हम लोग को न्यूमेरिकल में काम में आएगा। तो यहाँ पर जो है ये देखना है, यहाँ पर एक चीज हम लोग को समझना है कि यहाँ पर सीधे लिखना है कि द टाइम पीरियड फॉर रिवॉल्विंग ऑफ प्लेनेट, जो प्लेनेट जो रोटेट कर रहा है इसका जो टाइम पीरियड है इज डायरेक्टली proportional to the cube of the semi major axis, ठीक है। वो चीज को यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, जो टाइम पीरियड है इसका रिवॉल्यूशन, कि यहाँ पर टाइम पीरियड है इसका रिवॉल्यूशन का, कौन सा रिवॉल्यूशन का, तो प्लेनेट जो रोटेट कर रहा है, और आर क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है। तो बस यहाँ पे ये चीज समझना है कि उसका जो स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। अब इसको अगर प्रोपोर्शनल को हटाएं, टी स्क्वायर इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा प्रोपोर्शनल हटाने पर, ये क्या आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा, या फिर के को लिख सकते हैं, के इक्वल टू टी स्क्वायर बाय आर। तो इस तरह से उन्होंने 3 लॉज दिए थे, पहला लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड इज लॉ ऑफ एरिया एंड थर्ड इज लॉ ऑफ पीरियड।